नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद आलोकम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आज हम UPTGT सोशल साइंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ में ये जानेंगे कि सिलेबस को कवर कराने वाली महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हो सकती हैं। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में पार्ट ए में भूगोल दिया हुआ है और भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल, जिसमें सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल में पृथ्वी की आकृति और गतियाँ क्या रहेंगी, पृथ्वी की गतियों के प्रभाव, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश देशांतर का निरूपण, ग्लोब पर किसी स्थल की अवस्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे, स्थानीय और प्रमाणिक समय का निर्धारण कैसे करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अनुरेखण एवं महत्व की जानकारी क्या रहेंगी। उसके बाद भौतिक भूगोल में स्थल मंडल दिया हुआ है। स्थल मंडल में चट्टान, उत्पत्ति प्रकार, ज्वालामुखी और महाद्वीप, महासागर, नदियाँ, विश्व स्तर पर पर्वतों का क्या वितरण है और नदी घाटियाँ। और वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, सूर्य का क्या प्रभाव है, सूर्य ताप का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण किस तरीके से हुआ है, वायुदाब की पेटियाँ क्या हैं, गर्म और ठंडी जलवायु, जलधाराएं क्या रहेंगी, मौसम और चक्रवातीय वर्षा किस तरीके से विश्व स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर अपना कार्य करती हैं। जलमंडल के अंतर्गत महासागरों का अच्छा वचन, महासागरीय तापमान और लवणता को हम पढ़ेंगे। महासागरीय धाराएं, उत्पत्ति, प्रवाह दिशा एवं जलवायु प्रभाव, ज्वार भाटा प्रक्रिया एवं उत्पत्ति के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इसी के अंतर्गत जैवमंडल है और संरचना, वनस्पति के प्रकार, विष वितरण तथा संबंधित वन्य जंतु की जानकारी इसके माध्यम से लेनी होंगी। दोस्तों, भौतिक भूगोल के बाद में अगला पॉइंट जो है वो है मानव भूगोल। और मानव भूगोल के अंतर्गत ये पॉइंट दिए हुए हैं: मानव पर्यावरण का अंतर संबंध, सैद्धांतिक विवेचन, रिटजेल, डेविस, सैमुअल हंटिंगटन, वाइडल, डीला, ब्लास, ब्रूस एवं ग्रिफिथ टेलर के मत, विश्व में जनसंख्या वृद्धि और वितरण का विवेचन, विभिन्न प्रजातियां हैं मनुष्य की, विभिन्न आदिम जातियां हैं, उनका निवास स्थान क्या कहाँ है, किस तरीके के आवास में वो लोग रहते हैं, उनकी दिनचर्या, ये सारी जानकारी हमें लेनी होंगी। उसके बाद मानव अधिवास है। प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास के स्वरूप एवं पर्यावरण से संबंध, विश्व के प्रमुख विराट नगर, अवस्थिति एवं महत्व, ये सब जानकारी हमें लेनी होगी। उसके बाद दोस्तों आर्थिक भूगोल है। और आर्थिक भूगोल में आप सब जानते हैं कि विश्व की प्रमुख फसलें, फसलों का जो आदान प्रदान, निर्यात आयात, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, सूती वस्त्र उद्योग है, और विश्व स्तर पर कौन कौन से शहर किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस हैं, ये सब हमें जानकारी लेनी होगी। और भारत स्थिति में भारत भूगोल हमें पढ़ना होगा। भारतीय स्तर पर किन चीज़ों में भारत नंबर 1 है, नंबर 2 है, इस्पात, खनिज, विभिन्न उद्योग, जलवायु, मिट्टी, नदी, पर्वत किस तरीके से वितरित हैं भारत भूमि पर, ये सब जानकारी हमें लेनी होंगी। दोस्तों, सिलेबस को आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा बड़ी बात है नहीं कि एक एक पॉइंट को इसमें डिस्कस करा जाए या बताया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिया हुआ सिलेबस है और भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल है, जैवमंडल है, मानव अधिवास है और आर्थिक भूगोल और भारत स्थिति के जो नाम पर भारत भूगोल की बात करी जा रही है, उसको हम कैसे तैयार करेंगे, कौन सी पुस्तकें होंगी जो हमारे सहायता कर सकती हैं और किस तरीके की पढ़ाई से हम इसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि समय कई बार किसी परीक्षा के लिए बहुत कम मिल पाता है और कई बार हम उन चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन स्मार्ट स्टडी से हम कवर कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें कक्षा 6 से लेके 12 तक की कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ना है। भूगोल ही नहीं, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के लिए
एनसीईआरटी किताब मस्ट हैं, क्योंकि दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि हमें 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में लेक्चर देना होगा, तो हमें उन सारी चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्तर पर अपने विषय से जुड़ी हुई चीज़ें क्या चल रही हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी कैसे है, क्या हमें बच्चों को बताना है। तो एग्जामिनर का पॉइंट व्यू से अगर हम सोचेंगे तो एग्जामिनर सीधे सीधे उन चीज़ों तक पहुंचेगा कि क्या चल रहा है आजकल और कक्षा 10 और 12 में क्या पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम से सीधे ही कई क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पुस्तकों को हमें पढ़ना मस्ट है, ज़रूरी है पढ़ना। उसके बिना हमारी बेसिक नॉलेज नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा दोस्तों, भौतिक भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो भौतिक भूगोल के लिए सविंदर सिंह एक विद्वान हैं, राइटर हैं, और इनकी किताब बहुत प्रचलन में है। भौतिक भूगोल को बहुत अच्छे से कवर करा हुआ है, उसकी समझ दी हुई है। तो भौतिक भूगोल के लिए आप सविंदर सिंह को पढ़ सकते हैं। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल तक ये पुस्तक आपको यहाँ तक का सिलेबस कवर करा देगी। उसके बाद मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन आप ले सकते हैं। भारत भूगोल के लिए परीक्षा वाणी या महेश बर्णवाल की बुक ले सकते हैं। और भारत भूगोल के लिए माजिद हुसैन की भी भारत और विश्व के भूगोल के नाम से पुस्तक आती है, वो ले सकते हैं। दोस्तों, आर्थिक भूगोल के लिए मूल तत्व एक पुस्तक है, आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, अलका गौतम जी की लिखी हुई पुस्तक है, इसको आप ले लीजिए। जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति या इतनी बुकों को हम नहीं ले पाएंगे और इतनी बुकों का अध्ययन कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि आसपास के नज़दीकी कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी लाइब्रेरी की पहुंच तक आप जाइए। एक दूसरे मित्रों के मदद से उन पुस्तकों को लीजिए। इन पुस्तकों से टेक्निकल तरीके से इनकी स्टडी करिए, क्योंकि पूरी किताबों को पेज टू पेज पढ़ने से इतना समय नहीं है, लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से टेक्निकली पढ़ना है, उन सारे पॉइंटों को नोट आउट करना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। दोस्तों, भौतिक भूगोल के लिए सविंदर सिंह हो जाएगा, भारत और विश्व भूगोल के लिए माजिद हुसैन हो जाएगा, आर्थिक भूगोल के मूल तत्व अलका गौतम, मानव भूगोल माजिद हुसैन हो जाएंगे, भारत भूगोल के लिए परीक्षा वाणी या महेश बर्णवाल आप पढ़ सकते हैं। ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा देंगे और 100% आप सफलता की गारंटी इन पुस्तकों से ले सकते हैं। मार्केट में पुस्तक और भी बहुत सारी उपलब्ध हैं, लेकिन इतनी सारी पुस्तकों को पढ़ना, अध्ययन करना, इतना समय, कितने महीने खर्च होते हैं नोट्स बनाने में, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें वही पुस्तकें और वही अध्ययन सामग्री की तरफ अपना ध्यान ले जाना है जो हमें कम समय में सफलता सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए आगे डिस्कस करते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें। इतिहास में पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ पूर्व पाषाण युग से लेकर शुरुआत करी हुई है और भारत 1950 तक स्वतंत्रता प्राप्ति तक का विवेचन इतिहास भाग के अंतर्गत सिलेबस में रखा हुआ है। उसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप सिलेबस में PDF के माध्यम से आप देख सकते हैं। दोस्तों, इतिहास के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों में प्राचीन इतिहास SK पांडे और सौरभ चौबे की किताब का आजकल बोलबाला है, और अनुभव से देखा गया है कि पिछले कुछ एग्ज़ामों में इन किताबों से बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे हुए हैं। तो प्राचीन इतिहास के लिए आप SK पांडे और सौरभ चौबे पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास के लिए भी आप SK पांडे और सौरभ चौबे पढ़ सकते हैं। और आधुनिक इतिहास के लिए SK पांडे और BL ग्रोवर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही महेश कुमार बर्णवाल NCERT का कक्षा 6 से 12 तक का सार घटना चक्र का इतिहास आप पढ़ सकते हैं। और कक्षा 6 से 12 तक के लिए तो NCERT का इतिहास पढ़ना मस्ट है ही। दोस्तों,
आइए अब अपने विषय नागरिक शास्त्र की तरफ बढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र एक बड़ा ही रोचक विषय है और इसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र और राज्य क्या है, राज्य की परिभाषाएं, राज्य के निर्माण तत्व क्या हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं, अवधारणाएं क्या हैं और राजनीतिक अवधारणाओं में संप्रभुता क्या है, कानून और दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार क्या हैं, नागरिकता, प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र, ये सब सिलेबस में दिया हुआ है। राजनीतिकवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद और वैज्ञानिक समाजवाद वाद के नाम पे ये पॉइंट जो हैं सिलेबस में डाले हुए हैं। और राजनीतिक विचारकों में, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में बात करें तो प्लेटो, अरस्तु, होब्स, लॉक और रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स। और भारतीय विचारकों में मनु, कौटिल्य और गांधी सिलेबस में डाले हुए हैं। उसके बाद भारतीय शासन और राजनीतिक पद्धति की बात करी हुई है, जिसमें संवैधानिक विकास, वर्गीकरण और सरकार के प्रकार। और कुछ विचारक हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, गांधी जी हैं, नेहरू, सुभाष जिन्ना, अम्बेडकर के आंदोलन में योगदान, उनके राजनीतिक सामाजिक विचार हमें पढ़ने होंगे। हमें भारतीय राजनीति व्यवस्था को इसमें दिया हुआ है वो पढ़ना है। उसके लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों में दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत के लिए आप सिंपल भाषा में लिखी पुखराज जैन ले सकते हैं। बहुत अच्छे कोटेशन दिए हुए हैं, बहुत सारे मटेरियल को कवर किया हुआ है पुस्तक में और इस पुस्तक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको होगा मिल जाएंगे। राजनीतिक विचारकों में आप ओम प्रकाश गाबा पढ़ सकते हैं, पुखराज जैन पढ़ सकते हैं। बी.एल. फाड़िया भी राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारकों पर पुस्तक उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इतनी सारी पुस्तकों को कैसे कवर कर पाएंगे। तो वही पुस्तक पढ़नी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सफलता सुनिश्चित करा सके कम समय में। तो पुखराज जैन मस्ट हैं राजनीतिक सिद्धांत के लिए। राजनीतिक विचारक के लिए ओ.पी. गावर और पुखराज जैन पर आप जा सकते हैं। भारत में प्रशासन व शासन व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और वाणी प्रकाशन एवं बौद्धिक प्रकाशन का भी आप भारतीय पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था ले सकते हैं। इनमें से आप या तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, काफ़ी मोटी बुक है, उससे बचना चाहेंगे तो आप परीक्षा वानिका और राजनीतिक व्यवस्था ले लीजिए, भारतीय राज्य व्यवस्था ले लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना होगा तो उसके लिए आप बी.एल. ग्रोवर ले लीजिए। बी.एल. ग्रोवर में अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए पुखराज जैन और बी.एल. फाड़िया ले लीजिए। लोक प्रशासन के लिए बी.एल. फाड़िया आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें डीप से डीप क्वेश्चन आए हुए जो हुए होते हैं क्वेश्चन पेपर में, जिन्हें देख कर लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो ये पुस्तक उन क्वेश्चन तक पहुँच सुनिश्चित कराती हैं। आइए दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना और ये देते हैं। सिलेबस में लास्ट में एक पॉइंट डाला हुआ है, आलोक उपरोक्त 4 विषयों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को किन्हीं 2 विषयों के प्रश्नों को हल करना होगा। तो बहुत से छात्रों को, बहुत से मित्रों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है सोशल साइंस में ये हैं और हम जो एग्ज़ाम देंगे तब भी वही कॉम्बिनेशन के साथ एग्ज़ाम देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। यूपी टीजीटी सोशल साइंस में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना अलग बात है और एग्ज़ाम देना अलग बात है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए जो कॉम्बिनेशन मांगा हुआ होता है उसी के साथ आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम की बात आती है तो एग्ज़ाम में जो उपरोक्त 4 विषय हैं बेशक आप उन्हें वो फॉर्म फिल करते हुए वो पॉइंट डाला हो या ना डाला हो, चारों में से हो सकता है आपने इतिहास के साथ पॉलिटी के कॉम्बिनेशन पर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा हो सकता है आपने अर्थशास्त्र के साथ ज्योग्राफी भूगोल लिया हुआ हो। ये मायने नहीं रखता दोस्तों। आपको पेपर में इन चारों में से अपनी पसंद और अपनी तैयारी के हिसाब से 2 भाग चुनने होंगे। आप भूगोल के साथ पॉलिटी भी चुन सकते हैं, भूगोल के साथ अर्थशास्त्र चुन सकते हैं, इतिहास चुन सकते हैं, इतिहास के साथ आप अर्थशास्त्र चुन सकते हैं। चारों में से आप कोई से भी 2 विषय ले सकते हैं और अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ ये मायने रखते हैं कि आपने 125 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपने कौन से पार्ट से करे हैं।